सो नेक्स्ट टॉपिक इज आईएमएफ बेल आउट। तो पेपर 3 इकोनॉमी का पार्ट है आपका। तो रिसेंटली आपने सुना होगा श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, पाकिस्तान में हो रहा है। तो दोनों को जो है आईएमएफ अल्टीमेटली बेल आउट करने वाली है। तो बेल आउट क्या होता है? हाँ, कि अगर कोई पर्सन जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो उसको कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाए, बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट और लोन। दैट इज व्हाट इज नोन एज बेल आउट। ठीक है, किसी की मदद करना बाय गिविंग सम मनी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, तो पाकिस्तान और श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनकी जेब में पैसा नहीं है, वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, वो हालात हुए पड़े हैं, है ना। कंगाली में आटा गीला मतलब कि एक तो पहले ही प्रॉब्लम चल रही है, अब दुख चल रहा है, पहले ही जो है कंगाली चल रही है, कोई पैसा नहीं है, ऊपर से जो घर में थोड़ा बहुत आटा था वो भी गीला हो गया, समझे। तो उनकी कंडीशन इस वक्त वही है। तो उस केस में आईएमएफ क्या करता है, उनको पैसे उधार देता है ताकि उस पैसे का वो इस्तेमाल कर सके, अपनी इकोनॉमी को फिर से ग्रो कर सके और उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है या ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है, क्योंकि वॉशिंगटन में एक जगह का नाम है ब्रेटन वुड। वहीं पर जो है दोनों को, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को क्रिएट किया गया था, इसलिए इसको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है। ट्विंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साथ क्रिएट किया गया था। तो ना बच्चे एक साथ जब जब जन्म लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि जुड़वा हुए हैं। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जुड़वा हुए थे 1945 में। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इसके 190 मेंबर्स हैं, 1944 में सॉरी स्टैब्लिश हुई थी। इसके 190 मेंबर्स हैं और इसका काम क्या है? टू हेल्प द कंट्रीज हु आर फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है? देखो वैसे तो इसमें बहुत टेक्निकलिटीज है इस टॉपिक में। ठीक है, मैं आपको सिंपल बस कहानी से ही समझाऊंगा। ठीक है, बस आपको कहानी बताऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है। जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था कि कोई कंपनी या कोई बिजनेस फेल क्यों होता है? जब कैश फ्लो उसका डिस्टर्ब हो जाता है ना। पढ़ा था ना कि जब तक आपकी जेब में पैसा है, जब तक आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो लॉस कमा रहे हो, आपने कितनी उधार ली हुई है कितनी नहीं ली हुई, कोई नहीं पूछने वाला। जब तक आप अपनी ईएमआई पे कर रहे हो, जब तक आप अपने क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, उनका ब्याज दे रहे हो आप, जब तक कोई नहीं पूछने वाला। जब आप उनका ब्याज देना बंद कर दोगे या उनकी ईएमआई देना बंद कर दोगे, तब आप पे सवाल उठने लगेंगे कि वेदर योर बिजनेस इज रनिंग प्रॉफिटेबली और सस्टेनेबली और नॉट। समझे। तो बिजनेस जो है फेल ना तो लॉस से होता है, ठीक है, ना कोई क्राइसिस से होता है। किस लिए फेल होता है? कैश फ्लो की वजह से। ठीक है, कोई नेशन भी फेल क्यों होता है? कैश फ्लो की वजह से। जब उसके पास कैश फ्लो खत्म हो जाता है तो वो नेशन फेल होने लगता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इज नथिंग बट कैश फ्लो प्रॉब्लम, कैश फ्लो क्राइसिस। कि अब देश के पास कैश खत्म हो गया है। कौन सा कैश? फॉरेन कैश, फॉरेन करेंसी का कैश। कि उसके बाद डॉलर पाउंड खत्म हो गए हैं। अब डॉलर पाउंड जेब में नहीं है तो वो ऑयल नहीं खरीद सकता, डॉलर पाउंड जेब में नहीं है दवाइयां नहीं खरीद सकता विदेश से, डॉलर पाउंड जेब में नहीं है तो वो कोई हथियार नहीं खरीद सकता, नेशनल सिक्योरिटी डेंजर में हो जाएगी। ठीक है, डॉलर पाउंड नहीं है तो कोई फूड नहीं खरीद सकता, वो फूड मटेरियल, फूड स्टफ नहीं खरीद सकता। समझे। तो इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को, इसी कैश फ्लो क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए क्या बनाई गई? आईएमएफ। जिसका कोई नहीं सहारा उसका आईएमएफ हमारा। ठीक है, समझे। उस केस में आईएमएफ क्या करती है? लैंडिंग करती है। आईएमएफ नॉर्मल लैंडिंग नहीं करती। आईएमएफ कब लैंडिंग करती है? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो। ठीक है, उस देश के पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है, उसके हाथ खड़े हो गए, वो किसी क्रेडिटर की पेमेंट नहीं कर पा रहा, कोई ऑयल एंड गैस या जो भी एसेंशियल स्टफ है उसकी इकोनॉमी के लिए वो खरीद नहीं पा रहा। ठीक है, उस केस में आईएमएफ क्या देती है? उसको पैसे उधार देती है ताकि वो अपना टाइम निकाले और अपनी इकोनॉमी पे वर्क करे, ताकि उसकी इकोनॉमी ग्रो हो। उसकी इकोनॉमी जब ग्रो होगी तो एक्सपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट होंगे तो उसके बाद पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, उस फॉरेन करेंसी से फिर आगे वो अपना ऑयल या जो भी एसेंशियल कमोडिटीज को खरीदनी है वो खरीदे। श्रीलंका में यही हो रहा है कि उसके पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक खत्म हो गया, तो इसलिए वो फूड ग्रेन्स नहीं खरीद पाया, इसलिए वो जो है ऑयल एंड गैस नहीं खरीद पाया,
इसलिए जो अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं कर पाया, यही सेम जो है किसके साथ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ। ऑब्वियसली ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम क्यों आएगी, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा उधार ली हुई थी, अब कोई आपको नई उधार नहीं देना चाहता। आपने इतनी उधार ली हुई थी कि उसका ब्याज ही बहुत ज्यादा था कि आपका जितना भी टैक्स कलेक्ट किया वो सिर्फ ब्याज देने में चला गया। आपके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इसलिए जो है वो टैक्सेशन आप ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इंडस्ट्री से ही आप जो है मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करते हो, कि प्रॉफिट्स तो वही बन रहे हैं, प्रॉफिट्स में ही आप एक टैक्स का हिस्सा लोगे। समझे? एग्रीकल्चर क्राइसिस आ गया कि आपकी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, किसानों पे डिपेंडेंट थी। कोई ड्रोट आया या फ्लड आई जिसकी वजह से फसलें खराब हो गई, किसानों ने कुछ कमाया नहीं, तो वो टैक्स क्या देंगे आपको? टैक्स नहीं दोगे तो आप फिर अपना जो घाटा है वो कैसे रिकवर करोगे? समझे? समझ आ रही है ये बात? तो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ही फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है। समझे? तो 1990s में हमने ये फेस किया था, 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया ने फेस किया था, क्योंकि हमारे पास फिर फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने लगे थे। इतने खत्म हो गए कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ गया था विद यूनाइटेड किंगडम। देश का जो सोना है, चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसने गिरवी रखा विद यूनाइटेड किंगडम कि सोना ले लो, उसके बदले जो है हमें कुछ पाउंड दे दो ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सके टू परचेज ऑयल, गैस और अदर एसेंशियल कमोडिटीज। फिर 1991 में जो है हमने आईएमएफ से बेल आउट किया। आईएमएफ ने हमें उस वक्त 2 से 3 बिलियन डॉलर दिए थे। अभी आपको बहुत कम लग रहे हैं, 2-3 बिलियन डॉलर में आजकल क्या होता है, उतना तो नीता अंबानी अपने पर्स में रखती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो है बहुत थे वो। दैट वाज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट बेल आउट दैट आईएमएफ हैज गिवन टू एनी कंट्री। लेकिन बात ये थी कि हमने एक बार क्राइसिस फेस किया, हमने एक बार हाथ फैराए बिफोर द आईएमएफ, उसके बाद नहीं फैराए। उसके बाद इंडिया हैज नेवर फेस एनी इकोनॉमिक क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस टू एक्सटेंट कि हमारे पास जो है विदेशों से खरीदने के लिए कोई पैसा ही नहीं बचा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान हमारा नेबर, उसने एक बार पैसा मांगा 1950s में, और पैसे मांगने की फिर उसको आदत लग गई। उसने उसको अपना हॉबी बना लिया, हॉबी छोड़ो पैशन बना लिया, कि आज तक वो 22 बार जो है आईएमएफ के आगे हाथ फैला चुका है। जब आईएमएफ उसको बेइज्जती करके भगा देता है कि नहीं मिलेगा पैसा, पिछला तो दिया नहीं है, कोड़ी नहीं दूंगा नया, फिर वो अपने वही स्टेप फादर को बुलाता है, यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। फिर वो लेके जाता है उसको और बोलता है कि चलो ठीक है मेरी गलती है, लेकिन अब तो लेकिन अब गलती की गलती तो माफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आईएमएफ फिर उसको फर्दर फंडिंग दे देती है। दैट्स इट्स एक्चुअली हैपनिंग। यूएसए ने मना कर दिया आईएमएफ को कि इस पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं देना, ये तुम इसको बेल आउट करते हो, इस पैसे का फिर वो टेररिज्म में फैलाने में इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट यूएसए इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, ठीक है। अलकायदा को सपोर्ट करने के लिए, तालिबान को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको पैसे मत देना। तो एक्चुअली में अभी रिसेंटली यूके जो डिप्लोमेट्स थे वो गए यूएसए के पास और वही पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को लेके कि वही की गलती माफ की जाए, समझे। देन अगेन नाउ आईएमएफ गेट रेडी टू बेल आउट पाकिस्तान। यहां पे समझ आ रही है? यहां तक इतनी कहानी तो समझ आई। उसके बाद जो है हर कंट्री का जो 190 कंट्रीज है उनके वोट्स हैं आईएमएफ में, मतलब आईएमएफ के डिसीजन लेने के लिए उनको वोटिंग पावर दी गई है। लेकिन यहाँ पे ईच कंट्री वन कंट्री वन वोट वैल्यू प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पे हर कंट्री का जो वोटिंग वैल्यू है वो डिफर करता है, और वो डिफर करता है बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक साइज। जिस कंट्री की इकोनॉमी बड़ी उसके वोट भी ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वोट इस वक्त अमेरिका के पास है, दैट इज 17%। उसके बाद आते हैं जापान, चाइना 8% के अराउंड, इंडिया के आते हैं 3%। तो वी हैव जस्ट 3% वोट्स हियर। तो अब जैसे कोई डिसीजन होता है जिसमें 85% की मेजोरिटी चाहिए होती है, तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता विदाउट गेटिंग यूएसए ऑन बोर्ड, क्योंकि 17% वोट किसके पास है? यूएसए के पास। फॉर एग्जांपल जैसे आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना हो तो उसमें 85% वोट चाहिए, और वो 85% वोट अगेन यूएसए की मर्जी। यूएसए जब तक लूप में नहीं है, जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं है, जब तक बोर्ड ऑन बोर्ड नहीं है, जब तक नहीं आ सकते। तो इसीलिए हमेशा जो यूएस का फेवरेट होता है, या आप कह लीजिए यूएसए का जो नॉमिनी होता है, वही आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। आई समझ?
दैट्स हाउ यूएसए मेंटेन इट्स हेगेमनी इन आईएमएफ। आई समझ यहां तक? वोट वाला सिस्टम समझ आ गया? फिर उसके बाद यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अगर जाना चाहते हो टेक्निकलिटीज में तो जा सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नेम स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्या होता है? कैसे काम करता है? काम कैसे करता है? एक्सचेंजेबल होते हैं। देखो मैं सिंपल सी कहानी सुनाऊंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो आईएमएफ ने क्या किया ना, $650 बिलियन के एसडीआर बना दिए, ठीक है? इसको जो है मेंबर कंट्रीज में बांट दिया, ठीक है? और वो बांट दिया जितना उनका कोटा है। इंडिया को $650 बिलियन में कितने एसडीआर मिलेंगे? 3%, ठीक है? अमेरिका को कितने मिलेंगे? 17%। आई समझ? ऐसी चाइना को कितने मिलेंगे? 8%। आई यहां तक समझ? ठीक है? और ये सिर्फ ऑन पेपर है, ठीक है? बस ऑन पेपर जो है आईएमएफ ने कहा कि इधर आओ सभी, मेरे पास $650 बिलियन वर्थ ऑफ एसडीआर है। 17% यूएसए तुम रख लो, 3% इंडिया तुम रख लो, चाइना 8% तुम रखो, जापान 8% तुम रखो, एंड सो ऑन। इस तरीके से उसने बांट दिए, ठीक है? ऑन पेपर बांटे, कोई फिजिकली बिलियन डॉलर पैसे नहीं दिए। 3% ऑफ $650 बिलियन कितना होगा? लगभग $18 बिलियन, ठीक है? उतना पैसा हमें नहीं दिया आईएमएफ ने कि $18 बिलियन लो ना, उसने सिर्फ पेपर में लिख दिया कि $18 बिलियन आज से एसडीआर के हुए, और आज से इंडिया के हुए, ठीक है? $18 बिलियन वर्थ ऑफ एसडीआर इज ऑफ इंडिया। अब आईएमएफ ने $18 बिलियन वर्थ ऑफ एसडीआर किसको दे दिया? इंडिया को। तो इंडिया को उस पर ब्याज देना पड़ेगा ना, जब बैंक से आप पैसे लेते हो तो ब्याज देते हो ना, तो इस एसडीआर पे क्या लगता है? ब्याज। आप कहोगे हमें तो $18 बिलियन मिले नहीं, हम किस बात का ब्याज दें भाई? पहले पैसा तो मिले तभी ब्याज देंगे उस पर। ये तो ऑन पेपर ही है, सब कुछ अकाउंटिंग एंट्री है सिर्फ। तो हमने क्या किया, हमने जो है जो चाल आईएमएफ ने चली हम पे, हमने वही चाल आईएमएफ पे चल दी। हमने कहा कि ठीक है, तुमने हमें $18 बिलियन दे दिए एसडीआर, थैंक यू वेरी मच, ये एसडीआर आप अपने पास ही रख लो एक बार, ठीक है? मैं इस $18 बिलियन वर्थ ऑफ एसडीआर को तुम्हारे ही अकाउंट में डिपॉजिट कराता हूं। यानी जितना आपने मान लीजिए बैंक से लोन लिया, 5 लाख का लोन लिया, उतना ही बैंक में आपने डिपॉजिट करा दिया। फिर आईएमएफ पैसे मांगने, इंटरेस्ट दो मेरा। आपने फिर आईएमएफ से कह लिया पहले तुम मेरा इंटरेस्ट दो, क्योंकि मैंने तो डिपॉजिट किया ना, डिपॉजिट पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना। फिर आईएमएफ बोली चलो इंटरेस्ट कैंसिल, तो इस पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना। आई समझ यहां तक? ठीक है? उसके बाद आईएमएफ ने कहा, इंडिया ने पूछा फिर आईएमएफ से कि फायदा क्या फिर इसका करने का? तुमने एक हाथ से दिया एसडीआर $18 बिलियन का, और दूसरे हाथ से वापिस भी ले लिया। फिर आईएमएफ बोली कि एक काम करना, जब तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा ना, तब तुम ये $18 बिलियन वर्थ ऑफ एसडीआर विड्रॉ कर सकते हो। समझे? इतना हमारा राइट है $18 बिलियन तक का। अगर मान लीजिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, हमने $6 बिलियन के एसडीआर जो है विड्रॉ कर लिए, ठीक है? तो अब हमें ब्याज देना पड़ेगा ना आईएमएफ को, ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो गया। तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा? $6 बिलियन। समझे? तो ये एक तरह की क्या होगी? लैंडिंग बाय द आईएमएफ टू इंडिया। समझे? एक तरह से हमने एक अपना पैसा आईएमएफ के पास जमा करा रखा था, रिजर्व रखा हुआ था कि संकट के समय में काम आएगा। जैसा आपकी मम्मी रखती है ना आटे के डब्बे में पैसा, कि कोई क्राइसिस होगा तभी काम आएगा वो पैसा, ठीक है? तो वैसे ही हमने ये $18 बिलियन वर्थ ऑफ एसडीआर कहां पे रखे हुए थे? आईएमएफ के पास, ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में काम आएगा। अब हमने वो ले लिए $6 बिलियन सपोज, उससे हमारा एक बार काम चल गया, ठीक है? हमने इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लिए, उससे ग्रोथ आने लगी, हमारे पास पैसा हो गया अब, ठीक है? अब हमारे पास पैसा हो गया, समझे? तो हम $6 बिलियन के एसडीआर जो है फिर से डिपॉजिट कर देंगे विद आईएमएफ। अब ब्याज लगना बंद हो जाएगा। तो इसलिए एसडीआर को क्या बोलते हैं? रिजर्व करेंसी।
आगे समझ। लेकिन एसडीआर क्या करेंसी है? नहीं, ये कोई इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, ठीक है, समझ। जैसे एसडीआर जो है कोई इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, ये याद रखना है। हाँ एग्जैक्टली यही बोलने वाला था मैं कि काइंड ऑफ हाँ प्रोमिसरी नोट्स की तरह आप इसको मान सकते हो, जो कि आईएमएफ ने क्रिएट किया। अब एसडीआर की वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? वो डिटरमिन होती है बाय बास्केट ऑफ करेंसीज, दैट इज डॉलर, पाउंड, यूरो, येन एंड दिस रिसेंटली एडेड यूआर। ठीक है, जो इन करेंसीज की आज की प्राइस है उसी की एवरेज ली जाती है और उसकी एवरेज लेकर जो है एसडीआर की वैल्यू डिटरमिन की जाती है। जैसे आज के टाइम में 1 एसडीआर इज इक्वल टू $1.3, 1 एसडीआर इज इक्वल टू $1.3। आई समझ। और ये जो वैल्यू एसडीआर की है क्या होगी? स्टेबल रहेगी या फ्लक्चुएट होगी? फ्लक्चुएट होगी। दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन एटसेट्रा। ठीक है, आई समझ। दैट्स हाउ दिस एसडीआर सिस्टम वर्क्स। अब मान लीजिए कि हमारा कोटा था, हमारा रिजर्व करेंसी या रिजर्व एसडीआर आईएमएफ के पास कितने बड़े थे? $18 बिलियन। हमने सारे विड्रॉ कर लिए, तब भी काम नहीं चला, क्राइसिस बहुत बड़ा था, हमें $50 बिलियन की जरूरत थी और $18 बिलियन से काम नहीं चला, तो हम आईएमएफ से और एसडीआर की डिमांड कर सकते हैं। फिर उस पर फिर आईएमएफ क्या लेगी? ब्याज लेगी, और क्या कहते हैं, चोखा ब्याज लेगी, समझे, ज्यादा ब्याज लेगी। कि मान लीजिए आपने जो पहले $18 बिलियन निकाले थे उसमें मान लीजिए 1% ब्याज ले रही है, इस पे मान लीजिए जो आपने फर्दर मान लीजिए $20 बिलियन और निकलवा लिए तो उस पर 5% ब्याज लेगी सपोज, समझे। फिर भी मान लीजिए आपकी पूरी नहीं पड़ रही, आपको और चाहिए, तो वही आईएमएफ जो है ज्यादा ब्याज लेगी और उस केस में आपको और एसडीआर रिलीज कर देगी। मान लीजिए एसडीआर खत्म हो गया आईएमएफ के पास, तो वो क्या करेगी? किसी वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार ले लेगी। मान लीजिए वो भी उधार देने से हाथ खड़े कर गए या उनके भी पैसे जो है खत्म हो गए, तब वो किसी कंट्री को बोल सकती है टू गिव लैंडिंग टू आईएमएफ। तब वो यूएसए से पैसे मांग सकती है या जापान से पैसे मांग सकती है, यूरोपियन यूनियन से पैसे मांग सकती है। आई समझ, क्लियर? तो समझ आ गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैसे वर्क करता है। सिंपल है। गलती करोगे एसडीआर के बारे में, प्रीलिम्स में पूछेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीआर, नहीं करेंगे ना, ठीक है, चलो वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है, समझे। उसके बाद अब आईएमएफ है, आपको पता है कि संकट के समय में वो उधार दे देगी, तो बंदा क्या हो सकता है? कॉम्प्लेसेंट, कि रेकलेस स्पेंडिंग करो भाई, आईएमएफ में अपनी रिजर्व करेंसी पड़ी है वो यूज कर लेंगे। या आईएमएफ जो है अल्टीमेटली आपको सेव करेगी इन दी टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि कंट्रीज जो है फिर रेकलेस स्पेंडिंग करनी स्टार्ट कर देती है, ठीक है, और उनको फिर आईएमएफ से उधार लेने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि आईएमएफ जो है अल्टीमेटली उनको प्रोटेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि सारा जो इकोनॉमिक जितनी भी कंट्रीज की इकोनॉमीज है दे आर ऑल इंटीग्रेटेड, सब जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और वो इतनी फ्रेगाइली लिंक्ड है जैसे एक ताश के पत्तों का महल होता है। ये ताश के पत्तों का महल है, एक आपने पत्ता हटाया सारा गिर जाएगा। यानी एक कंट्री फेल होगी तो उसके जो रिपरकशंस है, इंप्लीकेशंस है, वो पूरा वर्ल्ड एक्सपीरियंस करेगा। दैट्स व्हाई आईएमएफ अल्टीमेटली आएगी ही आएगी। लेकिन फिर आईएमएफ ठहरी, दिमाग अगर आपका 100 यूनिट है तो उसको 150 यूनिट है, आप सियाने हो तो वो, ठीक है। तो आईएमएफ क्या करती है, जब आप उससे उधार लेने जाते हो तो वो फिर वो अपनी शर्तें लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? एड कंडीशनैलिटीज, कि पैसा तो दूंगी मैं, उधार तो दूंगी, पर साथ में मेरी कुछ शर्तें हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। वो शर्तें क्या है? स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसे इंडिया ने की 1991 में इन द नेम ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब वो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? नथिंग बट द कंट्री हैज टू मूव टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, जितना प्राइवेट सेक्टर होगा उतना ज्यादा पैसे कमाएगा, उतने ज्यादा पैसे कमाएगा तो उतना ज्यादा टैक्स आएगा सरकार के पास,
टैक्स आएगा तो सरकार अपना कर चुका देगी। वो कहेगी कि भैया कंगाली का टाइम है, कोई फालतू खर्चा नहीं करना, कोई सब्सिडी नहीं देनी। अब आईएमएफ बोलेगी कोई सब्सिडी देनी, कोई इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी नहीं देनी, कोई लोन वेवर नहीं करना, ठीक है। जितनी भी नॉन एसेंशियल सब्सिडीज है उसको फेज आउट करो, और जो एसेंशियल है उसको रैशनलाइज करो कि स्कॉलरशिप देनी पड़ रही है तो कम से कम दो, सिलेक्टेड लोगों को ही दो। पहले खुले में बांटे थे कि जो सा बच्चा 60% भी ले आएगा 10th में उसको स्कॉलरशिप, अब बोलोगे 90% वाला लेगा, बस रैशनलाइज करो सब्सिडीज को। फिर वो बोलेगी तुम अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करो, कि पहले जो है एक ही कमरे में 4-4 एसी लगवा रहे थे कि चारों डायरेक्शन से हवा आनी चाहिए, ठीक है। तो अब उसको घटाकर जो है कूलर से काम चलाओ, कूलर से भी नहीं चलता तो पंखे से ही काम चलाओ, ठीक है, कि पैसे से पैसा बचाओ, जितना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो सकता है उतना कम करो, टैक्स ज्यादा लो। अब टैक्स रिजीम को सिंप्लीफाई करोगे, जितना ज्यादा टैक्स रिजीम सिंप्लीफाई होगा उतना ज्यादा आपके पास टैक्स कलेक्शन होगा। तो टैक्स कलेक्शन के एफर्ट्स बढ़ाओ, अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलो कि अब मस्ती के दिन गए, अब काम के दिन चालू हो गए, ठीक है। उनको बोलो कि जितना ज्यादा उससे टैक्स कलेक्ट कर सकती है वो करो। तो इस तरीके के वो जो है कंडीशनैलिटीज इंपोज करती है ऑन द मेंबर कंट्री, ठीक है। और ज्यादातर मेंबर कंट्रीज में क्या होता है, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, बोलते कि इतनी शर्तें आज तो सहली, दोबारा मौका ना है टू फॉलो दीज कंडीशनैलिटीज बीइंग इंपोज्ड बाय आईएमएफ। आईएमएफ कौन होती है हमें डिक्टेट करने वाली। तो ज्यादातर कंट्रीज तो जो है वो सही डायरेक्शन पे चली जाती है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है आईएमएफ का, कि वो उस कंट्री को कैपेबल कर दे, उस कंट्री की इकोनॉमी को कैपेबल कर दे कि आगे से वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में ना आए, दोबारा पैसे मांगने की नौबत ना पड़े फ्रॉम आईएमएफ। यही उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो जैसे हम है, इंडिया है, स्वाभिमानी कंट्री है, कि एक बार हाथ फहराए थे बिफोर आईएमएफ, दोबारा नौबत नहीं आई। लेकिन कुछ कंट्री डीट होती हैं, ठीक है, जो हमारे बगल में ही रहती है, ठीक है, उसकी जो है आदत पड़ गई है कि वो जो है तिजोरी से शाही कटोरा निकालती है और आईएमएफ के पास पहुंच जाती है। और आईएमएफ भी जो है तंग आ चुका है, लेकिन आईएमएफ भी मान चुका है कि इट्स अ ग्लोबल माइग्रेन, कि सिर दर्द तो देगा ही, अच्छा है कि इसको पिल देते रहो, ठीक रहेगा। समझे, क्लियर है। तो इसीलिए फिर आईएमएफ क्या करती है, लैंडिंग के साथ सर्विलियंस भी करती है कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है, उन कंट्रीज के लोगों को नहीं पता कि कैसे पॉलिसीज बनानी है फॉर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, बताती है। कैपेसिटी बिल्डिंग भी करती है, उनके ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करती है, जजेस को ट्रेन करती है कि कैपिटलिज्म में कैसे लॉज बनते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे इन्फोर्स करना है, एंड सो ऑन। पॉलिसीज कैसे बनानी है, स्कीम्स कैसे बनानी है, एंड सो ऑन। आगे तीनों पॉइंट समझ आ गया ना। उसके बाद इंडिया का तो मैं आपको कहानी सुनाई चुका हूं। उसके बाद आईएमएफ जो है कैसे हेल्प करती है, वही एसडीआर से करती है, और उसके बाद अदर लैंडिंग भी दे सकती है। अदर लैंडिंग में देख लो, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग, इस तरीके की देती है। वो डिफरेंट तरीके के लोन है, किसी में टेन्योर ज्यादा है, किसी में इंटरेस्ट रेट कम है, किसी में ज्यादा है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडिंग उसके मैकेनिज्म है, उसकी डिटेलिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नीड फॉर आईएमएफ बेल आउट क्यों जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, और कंटिंजेंट को प्रिवेंट करती है। कंटिंजेंट मतलब कि वही मैंने बताया कि सारी इकोनॉमी जो है इंटीग्रेटेड होती है, ताश के पत्ते की तरह है, जुड़ी हुई है। एक पत्ता हिलाया आपने तो सारा ताश के पत्ते का महल बिखर जाएगा। तो वही है कि एक कंट्री इफेक्ट होती है तो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकती है। तो उसी इन्फेक्शन को, उसी कंटीजियस डिजीज को वहीं पर जो है कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करती है और इंटरनेशनल कैपिटल मिल जाती है आपको, डॉलर पाउंड मिल जाते हैं थ्रू एसडीआर एक्सेट्रा। और इश्यूज क्या है बेल आउट में कि आईएमएफ कंडीशन लगाती है जब लैंडिंग देती है, यानी आईएमएफ आपको डिक्टेट कर रही है कि आप कैसे अपनी पॉलिसीज लॉ बनाओगे, आप अपने कैसे डिसीजन लोगे। तो यानी आपकी लाइफ पे कंट्रोल किसका हो रहा है, आईएमएफ का। उसके बाद मॉरल हैजार्ड भी है, ठीक है। कई बार जो है आईएमएफ लैंडिंग देती है, वो कंट्रीज डीट होती हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करती तो फिर से क्राइसिस में जाती है, फिर से आईएमएफ के पास जो है कटोरा लेके पहुंच जाती है, फिर आईएमएफ को फिर देना पड़ता है, अल्टीमेटली बेल आउट करना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी मजबूरी क्या है, कंटीजेंट इफेक्ट ना हो। अगर ये मजबूरी ना होती तो आईएमएफ दोबारा लोन नहीं देने वाली। फिर ये मोरल हजार्ड है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली पता है कि आईएमएफ बेल आउट करेगा, कंडीशन जो लगानी हो लगा ले, हमने कौन सा माननी है।
ठीक है, अगर आईएमएफ के जो ऑफिशियल्स है वो चेक करने आएंगे कि वेदर दीज कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड और नॉट, तो लश्कर तैयबा को 5,000 की सुपारी देनी है, उसमें काम हो जाएगा, इजंट इट। उसके बाद डेट सस्टेनेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है कि एक कंट्री जो है बारी बारी आईएमएफ के बेलआउट्स मांगती है, तो यानी जो डेप्ट दे रही है आईएमएफ वो रिकवर नहीं होने वाला। डेप्ट ट्रैप में कह सकते हो कि वो रिकवर ही नहीं होने वाला, वो एनपीए है काइंड ऑफ। बस आईएमएफ क्या कर रही है कि पहला लोन फेल हुआ, उसकी जगह एक और लोन दे दिया, एक और लोन दे दिया, काइंड ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हो रहा है। बिल्कुल आएगा। आप बारी बारी आईएमएफ से बेल आउट ले रहे हो तो आपकी क्रेडिट रेटिंग कमी होगी। पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट करता है? आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जर्सी देखो, उसमें बस एक ही होता है पेप्सी, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी देखो, ठीक है, जर्सी नहीं है वो, एडवर्टीजमेंट वो है, गारमेंट है। एडवर्टीजमेंट गारमेंट के अंदर जो है कोई जर्सी निकाली हुई है ना। सो दैट शोज कि कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रही है, इजंट इट। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि आईएमएफ के थ्रू जो फिर क्या करता है, यूएसए भी कहता है कि एक टर्म्स एंड कंडीशन मेरी भी ऐड कर लो, आई एम द लार्जेस्ट कोटा होल्डर और वोट शेयर होल्डर इन आईएमएफ। तो यूएसए के इंटरेस्ट जो है आईएमएफ की कंडीशंस के थ्रू फुलफिल किया जाता है, समझे। उसके बाद जो है आईएमएफ के इंपैक्ट से नेगेटिवली कौन इंपैक्ट होता है? मार्जिनलाइज सेक्शन, क्योंकि आपके लोन वेवर नहीं होंगे, स्कॉलरशिप्स बंद हो जाएंगी, गैस सब्सिडी बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बंद हो जाएगी, तो उससे इफेक्ट कौन होगा? पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन। आई समझ? तो ये है कि आईएमएफ अब देगा, और कंक्लूजन ये है कि बेल आउट्स नेसेसरी है टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। बट ये है कि आईएमएफ भी रिफॉर्म करता रहे अपने लेंडिंग प्रोसेस में ताकि इसका मिसयूज ना हो। ठीक है, आगे समझ। आईएमएफ का टॉपिक क्लियर है। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया, उसमें पूछा था रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। उसमें ऑप्शन थे वर्ल्ड बैंक, उसमें ऑप्शन था आईएमएफ, उसमें ऑप्शन था एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उसमें ऑप्शन एक और था, मान लीजिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मान लीजिए। अब देखो, रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा, तो एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हटा दो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हटा दो, अब बचा क्या? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। ठीक है, आधे ज्यादा बच्चे तो अटेम्प्ट ही नहीं करके आए। मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी कॉमन सेंस नहीं लूज करनी, वट एवर नॉलेज यू आर गेटिंग इन द क्लास उसी को आपको यूटिलाइज करना है टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन यूपीएससी। समझे? अब आपने दो निकाल लिए ना बात, अब बचे क्या? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। और इसमें वर्ड क्या है? रैपिड। रैपिड क्या है कि तुरंत चाहिए। तुरंत कब चाहिए होता है? जब क्राइसिस होता है। नॉर्मल चाहिए होता है तो आप कहते हैं ना भाई 2 लाख रुपए चाहिए, जब तेरे पास हो बता देना, 2 महीने 3 महीने में। कोई क्राइसिस होता है कि आप रेस्टोरेंट में बैठे थे, आपको पता चला कि आपकी पर्स जो है कोई मार के चला गया, अब बिल आपको ही पे करना है, ठीक है, बिकॉज द पार्टी बीइंग होस्टेड बाय यू। ठीक है, तो अब आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तो अपने दोस्त से मंगवाओगे ना तुरंत। रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी, क्राइसिस आ गया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कैश फ्लो क्राइसिस, कैश नहीं है, वैसे तो पैसे बहुत है लेकिन जेब में नहीं है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे अपने दोस्त को कि भाई 5 मिनट के अंदर फटाफट यूपीआई मार दे, है ना, 5,000, सीधा मैसेज यही जाएगा ना। तो वो क्या है? रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी दैट इज बीइंग गिवन ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड। तो वो कौन देगा? आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक? तो इसलिए मैं कहता हूं कॉमन सेंस साथ लेके जाना, वहां पे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जितना भी आपने सीखा है उसी को यूटिलाइज करना है टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन यूपीएससी। वहां पे जाके ये नहीं सोचना कि सर ने तो रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी कराया नहीं, क्वेश्चन आ गया रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी पे और ही कुछ करवा रहे थे, एसडीआर पता नहीं क्या करा रहे थे क्लास में। हमें क्या लेना एसडीआर से, क्वेश्चन तो रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी पे आ रहा है, इजंट इट। तो ऐसे नहीं सोचना, वट एवर यू अंडरस्टैंड, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। ठीक है, क्लियर है?